दोस्तों, जय श्री राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चौहान ज्योतिष में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गंडमूल नक्षत्र क्या होते हैं, मूल नक्षत्र कितने होते हैं, इनको क्यों मूल नक्षत्र की संज्ञा दी गई है, क्या मूल नक्षत्र में जन्मे बालक जीते नहीं हैं अथवा मर जाते हैं, क्या मूल नक्षत्र में जन्मे बालक अपने कैरियर के क्षेत्र में कुछ कर नहीं पाते हैं, क्या मूल नक्षत्र में जन्मे बालक हमेशा बीमार रहते हैं, क्या मूल नक्षत्र में जन्मे बालक अपने माता पिता या परिवार के लिए कष्टदायी होते हैं, क्यों नहीं देखना चाहिए मूल नक्षत्र में जन्मे बच्चे का मुख उसके पिता को, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें व अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए दोस्तों, जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र में 6 गंडमूल नक्षत्र माने गए हैं। इनमें 3 नक्षत्र छोटे मूल नक्षत्र होते हैं और 3 बड़े मूल नक्षत्र माने गए हैं। छोटे मूल नक्षत्र में अश्विनी, रेवती और मघा ये आते हैं, और बड़े मूल नक्षत्र में मूल, ज्येष्ठा और अश्लेषा ये आते हैं। इनमें मूल, ज्येष्ठा और अश्लेषा नक्षत्र बड़े होते हैं, ये बड़े मूल नक्षत्र होते हैं, ये ज्यादा कष्टकारी होते हैं। तो बात यहां पर आती है, क्या मूल नक्षत्र में जन्मा बालक जीता नहीं अथवा मर जाता है? हाँ, एक जगह ये जरूर कहा गया है कि अगर किसी बच्चे का मूल नक्षत्र में जन्म होता है तो या तो वो बच्चा जीता नहीं है, अगर वो बच्चा जी जाए तो इतना नाम करता है कि उसका नाम इतिहास में लिखा जाता है। आपने अगर रामचरितमानस पढ़ी होगी तो उसमें तुलसीदास जी का जन्म जो है वो मूल नक्षत्र में दिखाया गया। तुलसीदास जी का नाम आज भी इतिहास में है, अमर है और अमर रहेगा। तो मूल नक्षत्र में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, या तो वो जीता नहीं है या वो बहुत कष्ट उठाता है। अगर वो बच्चा जी जाए तो बहुत ही प्रसिद्ध होता है, या अपना ऐसा कोई काम करता है जिससे उसको बहुत प्रसिद्धि मिलती है, उसका नाम इतिहासों के पन्ने पर भी अमर हो जाता है। अब आइए मूल नक्षत्र की बात करें तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र और 12 राशियां मानी गई हैं। इन 27 नक्षत्रों में 6 मूल नक्षत्र ही क्यों माने गए? तो देखिए, आपको हम पहले बता दें कि 27 नक्षत्र जो हैं पहले नक्षत्र ही थे, इन्हीं को माना जाता था, इन्हीं से फलादेश किया जाता था। अब राशियां बन गई हैं तो राशियों से एक स्थूल फलादेश होता है। नक्षत्र का कहीं कहीं प्रयोग होता है, लेकिन ज्यादातर अब लोग राशियों को मानते हैं। तो 27 नक्षत्रों को 12 राशियों में विभाजित किया गया। अब 27 नक्षत्र तो 12 राशियों में विभाजित हो नहीं रहे थे, इसलिए एक नक्षत्र को 4 भागों में विभाजित किया गया। एक नक्षत्र में 4 चरण बनाए गए। तो एक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो इस हिसाब से 9 नक्षत्र चरण एक राशि में आते हैं, तब एक राशि बनती है। अब मूल नक्षत्र कहां पर लिए गए, क्यों लिए गए, ये आपको बता देते हैं। तो जैसे कि एक राशि और एक नक्षत्र का अंत और दूसरे नक्षत्र और दूसरे राशि की शुरुआत, जो उसके बीच का स्थान है, संधि स्थान है, उसको मूल नक्षत्र की संज्ञा में लिया गया। ये 12 राशियों और 27 नक्षत्रों में ये स्थिति 3 जगह आती है। नक्षत्रों का विवरण इस प्रकार से किया गया कि एक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं। तो पहले इसको समझ लीजिए। मेष राशि में 2.25 नक्षत्र आएंगे, 9 नक्षत्र चरण। अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृतिका का 1 चरण, इसको मिलाकर एक राशि मेष बनी। कृतिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण, मृगशिरा के 2 चरण मिलाकर वृष राशि बनी। इसके बाद मृगशिरा के 2 चरण, आर्द्रा के 4 चरण, पुनर्वसु के 3 चरण, इनको मिलाकर मिथुन राशि बनी। अब पुनर्वसु का 1 चरण, पुष्य के 4 चरण और अश्लेषा के 4 चरण,
इनको मिलाकर कर्क राशि बनी। अब आप देखेंगे इस मेष राशि में पूर्ण नक्षत्र नहीं आए, इसके बाद वृष राशि में पूर्ण नक्षत्र नहीं आए क्योंकि यहाँ पूर्ण समाप्ति नहीं होती है। यहाँ पे मृगशिरा के 2 चरण है और अगली राशि में भी मृगशिरा चल रहा है। इसके बाद में मिथुन राशि में भी नहीं आई। कर्क राशि में जहाँ कर्क राशि का अंत हुआ वहीं अश्लेषा नक्षत्र का भी अंत हुआ, इसलिए ये स्थिति 3 जगह आती है। मीन राशि रेवती नक्षत्र का अंत और मेष राशि अश्विन नक्षत्र की शुरुआत। एक संधि स्थान ये बना जाके दूसरा संधि स्थान बनेगा कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र का अंत और सिंह राशि मघा नक्षत्र की शुरुआत। एक संधि स्थान ये बनेगा जाके। इसके बाद अगला जो संधि स्थान है वो वृश्चिक राशि ज्येष्ठा नक्षत्र का अंत और धनु राशि मूल नक्षत्र की शुरुआत है। एक संधि स्थान ये बना जाके। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक संधि स्थान जैसे मीन राशि और मेष राशि के बीच में आएगी तो एक इधर हो गया संधि, एक इधर हो गई, तो ये संधि स्थान 2 हो गए। इसलिए 2 नक्षत्र यहाँ पर लिए गए, एक रेवती और अश्विनी। इसके बाद एक संधि स्थान यहाँ आएगा तो एक अश्लेषा और एक मघा। इसके बाद तीसरा आएगा ज्येष्ठा और मूल। तो कुल मिलाकर संधि के एक इस तरफ एक इस तरफ, इस प्रकार 6 नक्षत्र हमारे मूल नक्षत्र की संज्ञा में आते हैं। अगर किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में होता है तो क्या जो पूरा नक्षत्र है उसमें पूरा नक्षत्र ही अशुभ होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा गया। देखिए, कोई भी नक्षत्र या राशि जितना संधि के निकट होगा, संधि स्थान ही अशुभ है, बाकी सारा अशुभ नहीं हो सकता। संधि स्थान क्या क्या होते हैं हम आपको बताते हैं। संधि कहीं की भी हो वो खराब होती है। जैसे कि सूर्य हमारा एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो वो संधि स्थान होता है। अगर उस समय किसी का जन्म है तो वो भी अच्छा नहीं माना गया। इसके बाद में एक नक्षत्र और दूसरे नक्षत्र की शुरुआत, ये भी संधि स्थान हो गया, ये भी अशुभ माना गया है। लग्न संधि, एक मान लीजिए लग्न है, अगर वो लग्न समाप्त हो रहा है और दूसरे लग्न का प्रारंभ हो रहा है, उसके बीच में अगर आपका जन्म है तो वो भी अशुभ होगा। एक संधि स्थान होता है हमारे दिन का अंत और रात्रि की शुरुआत। एक ये संध्या समय जो होता है वो भी संधि स्थान है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर भगवान की पूजा पाठ वगैरह जो है वो संधि स्थान पर ही की जाती है। संधि स्थान यहाँ पर 2 आते हैं, एक दिन का अंत और रात्रि की शुरुआत। ये संधि स्थान, इस पर भगवान की पूजा आरती वगैरह की जाती है। एक संधि स्थान होगा हमारी रात्रि का अंत और सुबह की शुरुआत, जो सुबह का टाइम होता, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता, ये भी संधि स्थान होता, तो ये भी अशुभ होता। इसलिए इस समय भी भगवान की पूजा आराधना की जाती है। अब दूसरा हम एक उदाहरण देते हैं। एक संधि स्थान वो भी माना गया जैसे हमारा घर है, घर का जो दरवाजा होता है उसकी जो दहलीज होती है वो भी संधि स्थान है, क्योंकि जो चौखट है घर की, जो दहलीज है वो तो ना घर के अंदर होती है और ना घर के बाहर होती है, वो संधि स्थान पर होती है। अगर वहां पर कोई व्यक्ति बैठा है तो वो संधि स्थान पर होगा, ना घर के अंदर होगा और ना घर के बाहर होगा। इसमें भी एक अशुभ प्रभाव माना गया है। संधि स्थान पर बैठना अच्छा नहीं माना गया है। संधि स्थान पर कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। संधि स्थान का एक इसका उदाहरण हम और भी आपको देते हैं कि पूर्व काल में जो हिरण्यकश्यप का जब वध किया गया तो ये भी एक संधि स्थान का ही उदाहरण है। जब भगवान ने, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा तो उसको वरदान प्राप्त था। पहले तो उसने तपस्या की, उसने वरदान मांगा कि हमको अमर कर दो, हमको अमरत्व चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, अगर ये मृत्युलोक है, आप मृत्युलोक में हैं तो आप अमर नहीं हो सकते, मरना तो आपको पड़ेगा, और कोई दूसरा वरदान मांग लीजिए। तो उसने सोचा कि प्रभु अगर आप प्रसन्न हैं तो हमको ये वरदान दीजिए, न मैं दिन में मरूं और न मैं रात्रि में मरूं, न मैं जमीन पर मरूं और न आसमान पे मरूं, न मैं घर के अंदर मरूं और न घर के बाहर मरूं। यानी ये ऐसी जगह मांगी तो वो संधि स्थान ही था। जब भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया तो संध्या का समय था। भगवान ने जब उसको मारा तो उससे पूछा अब बताओ दिन है कि रात है।
तो उसने कहा प्रभु ना तो दिन है और ना तो रात है, ये संधि स्थान है, यानी संध्या का समय है, दिन का अंत है और रात्रि की शुरुआत है। फिर भगवान ने पूछा आप बताओ तुम आसमान में हो कि जमीन पर हो, क्योंकि भगवान ने उसको गोदी में ले रखा था, अपनी जंघाओं पर बिठा रखा था। तो उसने कहा प्रभु ना तो मैं आसमान में हूँ ना जमीन पर हूँ, आपकी गोदी में हूँ। फिर भगवान ने पूछा अब ये बताओ तुम घर के अंदर हो या घर के बाहर हो। तब उसने कहा प्रभु ना तो मैं घर के अंदर हूँ और ना बाहर हूँ, घर की दहलीज पर हूँ। तो ये भी संधि स्थान एक गलत होता है। संधि स्थान का दुष्प्रभाव हमेशा रहता है। संधि स्थान पर आप देखना कभी पूजा है और भगवान का नाम है, जो संध्या का समय होता है, संधि स्थान का समय होता है, उसमें यही काम ज्यादा किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि संपूर्ण नक्षत्र अशुभ फल नहीं देगा। नक्षत्र जो हमारे मूल नक्षत्र हैं वो जितना संधि स्थान के निकट होंगे उतना ही दुष्प्रभाव ज्यादा देंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर रेवती नक्षत्र का अंत होगा और अश्विनी नक्षत्र की शुरुआत होगी। यहाँ पे संधि स्थान कौन आएगा? अगर किसी बच्चे का जन्म रेवती नक्षत्र में होता है तो पहले चरण में अगर किसी बच्चे का जन्म है तो उसको राज सम्मान की प्राप्ति होगी। अगर दूसरे चरण में किसी बच्चे का जन्म है तो उसको राज सुख की प्राप्ति होगी। अगर तीसरे चरण में किसी बच्चे का जन्म है तो ये उसके लिए सुखदायी होगा। अब अगर रेवती नक्षत्र के चौथे चरण में किसी बच्चे का जन्म है तो उसको अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रेवती नक्षत्र का जो अंत है वही संधि स्थान होगा। क्योंकि रेवती नक्षत्र का अंत और अश्विनी नक्षत्र की शुरुआत ये संधि स्थान है। तो जितना जन्म संधि स्थान के निकट होगा उतना ही दुष्प्रभाव होगा। इसमें 3 चरण सेफ है और जब चौथा चरण आएगा तो ये संधि स्थान के निकट होगा। तो चौथे चरण में अगर किसी बच्चे का जन्म है तो वहां उसको अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ेगा। वहीं अगर अश्विनी नक्षत्र की हम बात करें तो देखिए पहले चरण में पिता को कष्ट दिखाया। क्यों दिखाया? कि यहाँ अश्विनी नक्षत्र की जो शुरुआत है और रेवती नक्षत्र का अंत है, तो शुरुआत वाला जो चरण है वहां संधि स्थान होगा। तो इसलिए अगर अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में किसी बच्चे का जन्म होता तो पिता को कष्ट होगा, और अगर दूसरे चरण में किसी बच्चे का जन्म है तो उसको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अगर अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में किसी बच्चे का जन्म है तो उसको उच्च पद की प्राप्ति होगी। अगर चौथे चरण में किसी बच्चे का जन्म है तो उसको राज सम्मान की प्राप्ति होगी। कोई भी संपूर्ण नक्षत्र जो मूल नक्षत्र संज्ञक हैं, अगर उसमें किसी बच्चे का जन्म होता है तो संपूर्ण मूल नक्षत्र जो है वो अशुभ नहीं होता है। जन्म जितना ही संधि स्थान के निकट होगा उतना ही अशुभ प्रभाव ज्यादा होगा, और जितना संधि स्थान से दूर होता चला जाएगा जन्म तो वहां पे दुष्प्रभाव कम होगा। अगर किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में होता है तो उसकी 27वें दिन शांति कराई जाती है। किसी पंडित या पुरोहित को बुलाकर पूजा पाठ करवाया जाता है। उस नक्षत्र से संबंधित देवता की जो देवता का मंत्र है वो बोला जाता है, उसकी शांति करवाई जाती है। तो अगर भी किसी बच्चे का जन्म हुआ है मूल नक्षत्र में तो आप उसकी शांति करवा लीजिए। शांति के बाद इसका दुष्प्रभाव कम हो जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि ये हमारा पहला वीडियो है, हमारा पहला एक्सपीरियंस है। इस हमारा हौसला अफजाई करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक जरूर करें उसको, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।